हेलो क्लास 12, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इट्स कॉमर्स टिप्स। सो गाइस, आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। आपका प्रिपरेशंस बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा होगा टर्म 2 के लिए। टर्म 2 स्टार्ट हो चुका है। ओके, आप कॉमर्स का पहला पेपर है इंग्लिश। ओके, 13 से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद बिजनेस स्टडीज़ है। तो आज आप देख ही रहे हो सिंपल क्वेश्चन पेपर, इट्स कॉमर्स टिप्स का सिंपल क्वेश्चन पेपर बिजनेस स्टडीज़ का आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉर टर्म 2। ओके, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ओके, आपको प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। ओके, तो इससे क्या होगा, आपका जब प्रैक्टिस होगा तो आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ओके, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, चलो, इट्स कॉमर्स टिप्स सिंपल क्वेश्चन पेपर बिजनेस स्टडीज फुल मार्क्स 40। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। ओके, फिर भी मैं यहाँ पे एक बार पढ़ देता हूँ। रिक्रूटमेंट इज वन ऑफ द स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज परफॉर्म बाय ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट द्वारा परफॉर्म करने वाला एक स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी है रिक्रूटमेंट, है कि नहीं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ही रिक्रूटमेंट करती है। मेंशन एनी 2 अदर स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। 2 और बताइए 2 मार्क्स के लिए। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए 2 और बताइए। तो 2 और क्या हो सकते हैं, ले लिखिए। 2 other specialized activities of human resource मैनेजमेंट आर। क्या क्या हो सकता है बताओ आप, बहुत सारे हैं इसमें। ओके, तो एक आप लिख लो, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज करवाती है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट किसका काम है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम है करवाना। और बहुत सारे हैं वैसे, हैंडलिंग ग्रीवेंसेस और एंड कंप्लेंट्स वगैरह हैंडल करना। एंड एक और लिख देता हूं मैं। ओके, एक और लिख देता हूं, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन मीन्स मान लीजिए कुछ नया आया है तो प्लेसमेंट देना, और ओरिएंटेशन में जान पहचान करवाना, ताकि फ्रेंडली बिहेवियर मेंटेन हो सके, डर ना लगे, नर्वस ना हो। नया एम्प्लॉय, जो न्यू एम्प्लॉय आते हैं वो नर्वस ना हो। तो 2 अदर स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करवाना, ऐसा ना। रिक्रूटमेंट के अलावा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करवाना, हैंडलिंग ग्रीवेंसेस एंड कंप्लेन वगैरह, ग्रीवेंसेस ये सब हैंडल करना, और प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन, प्लेसमेंट दिलवाना, और प्लेसमेंट हो जाने के बाद आपको जान पहचान परिचय करवाना, ताकि मतलब ऑकवर्ड फील ना हो, नर्वसनेस फील ना हो। ओके, बिलोंगिंगनेस आए। ओके, तो लगे मतलब मिलजुल के अच्छा से काम करे, है कि नहीं। अपनापन लगेगा तो मिलजुल के अच्छा से काम होगा, है कि नहीं। नया एम्प्लॉय आता है तो वो घबराता है कि कौन है ये, कौन है, तो इंट्रोडक्शन वगैरह करवा देना, उसी को बोला जाता है ओरिएंटेशन। ओके, इंट्रोडक्शन वगैरह करना, ये आपके सीनियर है, आपको इनको ड्यूटी करके देना है, ये आपके जूनियर्स है, सबऑर्डिनेट्स है, आपको इनसे काम करवाना है, तो ये सब। ओके, चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब नंबर 2, आफ्टर सेटिंग द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड द नेक्स्ट स्टेप इज in the controlling process is the management of actual performance, measurement of actual performance. Explain this step in the process of controlling. अब कंट्रोलिंग प्रोसेस में इसको एक्सप्लेन करना है कि पहला प्रोसेस क्या है कंट्रोलिंग का, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, और नेक्स्ट कंट्रोलिंग का है जो आपका मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। ओके, तो उसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। 2 मार्क्स का है, तो आपको अकॉर्डिंग टू मार्क्स लिखना है। देखो, ज़्यादा भी नहीं लिखना है, ओके, ज़्यादा इधर उधर के बातें नहीं लिखनी, एकदम टू दी पॉइंट आंसर लिखना है।
तो इसमें आप क्या लिखोगे मैं बताता हूँ। After the establishment of standards, the next steps in is measuring the actual performance with the set standards, स्टैंडर्ड सेट करना। और ये कैसे होगा? दिस कैन बी डन बाय ऑप्टिंग several methods like personal observation, sample checking, sample checking, performance report, etc. बस दिस कैन बी डन बाय ऑप्टिंग सेवरल मेथड, बहुत सारे मेथड लाइक पर्सनल ऑब्जर्वेशन मतलब पर्सनली आप ऑब्जर्व करो, एनालाइज करो कि आपको कितना स्टैंडर्ड सेट करना है। ओके देखो स्टैंडर्ड ऐसे ही सेट नहीं किया जाता है। ओके मान लो आपने स्टैंडर्ड एक सेट कर दिया कि हाँ एक दिन में 80 यूनिट बनाना है, तो 80 यूनिट आप ऐसे नहीं बोल सकते, पहले आप एनालाइज करो 1-2 महीना कि हाँ कुछ वर्कर बना रहे हैं 78 यूनिट, कुछ वर्कर बना रहे हैं 82, तो एवरेज निकाल लो कि हाँ 80 यूनिट तो बन ही जाएगा। ओके सैंपल चेकिंग, ओके सैंपल एक बना के चेक करो, परफॉर्मेंस रिपोर्ट कैसा परफॉर्मेंस हो रहा है। ओके तो ये सब बहुत अलग अलग तरीके हैं, और भी लिख सकते हो लेकिन 2 नंबर के लिए और लिखने का जरूरत है नहीं। ओके चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे तो आ ही जाएगा, मैं पढ़ देता हूँ एक बार। फाइनेंशियल प्लानिंग इज ए फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर, ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर का ब्लूप्रिंट होता है फाइनेंशियल प्लानिंग। एक्सप्लेन द ट्विन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल प्लानिंग इज एन फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर्स ऑपरेशन। एक्सप्लेन द ट्विन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट। ओके देखो इसमें क्या लिखोगे आप, ट्विन ऑब्जेक्टिव। चलो आंसर 3 नंबर 1 जो पहला ऑब्जेक्टिव है टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड whenever these are required। ओके जब भी रिक्वायर्ड है तब भी ले सकते हो। टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड whenever these are required, this include a proper estimation of fund। आप इसमें लिख सकते हो this include, इसमें मैं आपको हेडिंग दे देता हूँ ये वाला, ये हेडिंग हो गया, और आपको इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो थोड़ा कि दिस इंक्लूड्स ए प्रॉपर estimation of the fund required for different
पर्पस, अलग अलग पर्पस के लिए फंड रिक्वायर्ड होते हैं, सच एज फॉर द परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स और टू मीट डे टू डे एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस। ये हो गया ETC। और दूसरा आप लिख सकते हो, दूसरा पॉइंट, टू एंश्योर unnecessary finance is not raised। अननेसेसरी फाइनेंस रेज भी नहीं करना है। कुछ कुछ कंपनियां सोचती है कि मुझे पैसे चाहिए, ओके, तो मैं बहुत सारे शेयर इशू कर देता हूँ, अच्छा है, पब्लिक खरीदेगी, पैसा आ जाएगा। ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ओवर कैपिटल भी होना दिक्कत है, कंपनी के पास अगर ओवर कैपिटल भी हो जाएगी तो उसको दिक्कत हो जाएगा। ओके, तो एक्सेस फाइनेंस भी नहीं चाहिए। टू एंश्योर अननेसेसरी फाइनेंस इज नॉट रेज्ड, अननेसेसरीली फाइनेंस रेज नहीं करना है। ओके, तो आप इसमें लिख सकते हो एक्सेस फंडिंग इज ऑलमोस्ट एज बैड एज inadequate funding, as well as inadequate funding, even if there is some surplus money. Good financial planning would put into the best possible use so that the financial resources are not left idle and don't unnecessarily add to the cost। ओके, तो ये दो पॉइंट आप लिख सकते हो कि टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड व्हेन एवर दीज आर रिक्वायर्ड, जब रिक्वायर्ड हो तब फंड आ जाए, और अननेसेसरी फंड आना भी नहीं चाहिए। ट्विन ऑब्जेक्टिव बोला गया था, तो यही है। ओके, तो देखो एक बार आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, ये तो लॉन्ग टर्म एसेट के लिए फंड जब भी रिक्वायर्ड हो, और दूसरा अननेसेसरी फंड रेज नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आते जाएगा, आप टेंशन नहीं लो। स्टॉक एक्सचेंज नॉट ओनली कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक ग्रोथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ओके, स्टॉक एक्सचेंज नॉट ओनली कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक ग्रोथ बट ऑल्सो परफॉर्म मेनी अदर फंक्शन, एक्सप्लेन एनी टू सच फंक्शन। ओके, दो और फंक्शन, चलो दो और फंक्शन देख लेते हैं, है भी इंपॉर्टेंट वैसे। Answer number 4, two other functions are, number 1, provides liquidity and marketability of existing security। ओके, लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी। इसमें आप कुछ थोड़ा लिख सकते हो, स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड्स ए रेडी एंड कंटिन्यूअस मार्केट, है कि नहीं? रेडी है ना, आप जब चाहो खरीद सकते हो, जब चाहे बेच सकते हो आप। ये सुन, आजकल तो बहुत सारे ऐप वगैरह भी आ गए हैं, ग्रो ऐप, एंजल वन, ये सुन,
तो स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड रेडी एंड कंटिन्यूअस मार्केट वेयर सिक्योरिटीज आर bought and sold. ओके, तो ये लिख सकते हो आप। और दूसरा आप लिख सकते हो प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी। कैसे सिक्योरिटी का प्राइस ये किया जाता है, फिक्स किया जाता है? क्या आपको पता है सिक्योरिटी का प्राइस कैसे फिक्स होता है? यस, विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द कमोडिटी। देखो, द स्टॉक एक्सचेंज helps in determining the prices of various securities that reflect their real worth. It enable correct pricing of securities through the interplay of डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई मार्केट फोर्सेस की वजह से। ओके, इसी को हम क्या बोलते हैं? मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस की वजह से आपका प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज सेट किया जाता है। ओके, करेक्ट प्राइस कितना होना चाहिए प्राइस। ओके, डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस बढ़ जाएगा, ये सब। डिमांड कम है तो प्राइस कम ही रहेगा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी। स्टॉक मार्केट प्रोवाइड रेडी एंड कंटिन्यूअस मार्केट वेयर सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड। एकदम कंटिन्यूअस और रेडी है। लिक्विडिटी मतलब जब चाहो आप कैसे बदल सकते हो, जब चाहो आप बेच सकते हो। और प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी डिपेंड अपॉन द मार्केट फोर्सेस, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। ओके, चलिए नंबर 5, state any 3 responsibilities that a consumer should keep in mind while purchasing, using and consuming goods and services। क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए कंज्यूमर को, ओके, while purchasing goods and service। so answer 5। ओके, ये 3 मार्क्स का है। अब यहाँ से 3 मार्क्स का स्टार्ट हो जाता है। ओके, 3 मार्क्स आपका तो पैटर्न वही है ना, 2 मार्क्स 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स, बस यही आपका पैटर्न रहेगा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आने वाला है आपका टर्म 2 में। ओके, तो while purchasing, using and consuming goods and services, consumers have following responsibilities। नंबर 1, देखो आपको ये मैं लिंक भी दे दूंगा। ओके, क्वेश्चन का और आंसर का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो PDF। ओके, लेकिन समझना है तो आपको पूरा वीडियो देखना होगा। ओके, और मैं चाहता हूँ कि आपको समझा दूँ। ओके, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अब कंज्यूमर को क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंज्यूमर की? तो नंबर 1, बी अवेयर ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल। अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज क्या अवेलेबल है उससे अवेयर रहना चाहिए। क्या नया है क्या नहीं, कुछ भी डुप्लीकेट हो सकता है, ये सुनो। बाय ओनली स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स। नंबर 3, रीड labels
केयरफुली, है कि नहीं। एक्सपायरी डेट वगैरह चेक करना, ये सब ना, इंग्रेडिएंट क्या क्या मिक्स है, ये सब ना, तो ये सब चेक करना जरूरी है मेडिसिन वगैरह में तो खासकर। बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग्स, आपको भी ऑनेस्ट होना पड़ेगा। ये नहीं कि आप मान लो जो आपका जो शॉपकीपर है आप उसी को उल्लू बना दो, ऐसा भी नहीं करना है, ये सब ना, तो ऑनेस्टली ही करना है जो भी करना है। ओके, तो आप यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी मतलब वही 3-4 पॉइंट मैंने बता दिए, ओके, आप ये लिख सकते हो। और भी पॉइंट होंगे शायद, ज़रूर होंगे कि क्या क्या ध्यान देना होना चाहिए। कंज्यूमर शुड नॉलेज अबाउट द मार्केट, ये भी ठीक है। कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस। ओके, तो आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो। ओके, एक्सप्लेन भी कर दोगे तो ठीक रहेगा। 3 नंबर क्या है, आप इसमें से लिख के आप 3 एक्सप्लेन कर देना, एक्सप्लेन कर दोगे तो सही रहेगा। ओके, या मैं कर दूँ, बताओ, मैं इसमें से 3 कोई एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपके लिए सही रहेगा। ओके, तो चलो मैं कर ही देता हूँ। नंबर 1 फिर से देखिए, तो ये पॉइंट आप लिख सकते हो, उसके बाद पॉइंट लिखने के बाद आप इसको एक्सप्लेन कर देना। तो इसे क्या है, 3 नंबर का है, तो एग्जामिनर जो है वो मार्क्स डिडक्ट करेगा ही नहीं, मार्क्स काटेगा ही नहीं। ओके, तो देखो अब यहाँ पे आप बी अवेयर ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज, तो कंज्यूमर शुड हैव नॉलेज अबाउट मार्केट, ये सेम ही है। ओके, ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं, आप ये पॉइंट भी लिख के एक्सप्लेन कर सकते हो। कंज्यूमर शुड बी अवेयर अबाउट वेरियस गुड्स एंड सर्विस, अवेयर होना चाहिए अवेलेबल जो भी अवेलेबल है मार्केट, सो दैट एन इंटेलिजेंट एंड वाइज चॉइस, ताकि आप अच्छे तरीके से चूज कर सको। ओके, फिर आप लिख सकते हो कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस। ओके, मैं लिख लिया हूँ ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। ओके, तो कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस। ओके, क्वालिटी उसको पहचान में आना चाहिए। कंज्यूमर शुड बाय ओनली स्टैंडर्डाइज गुड्स एंड सो एज दे प्रोवाइड क्वालिटी एश्योरेंस। ओके, एश्योरेंस मिले। कंज्यूमर मस्ट बी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट होना चाहिए। ओके, कंज्यूमर शुड बी ऑनेस्ट इन हिज डीलिंग, ही शुड बाय ओनली लीगल गुड्स। ओके, डीलिंग में भी ऑनेस्ट होना चाहिए, ये नहीं कि शॉपकीपर को ही बेवकूफ़ बना दिया, ये गलत है। ओके, एंड सर्विस एंड डिस्करेज माल प्रैक्टिस लाइक ब्लैक। और हाँ, इसके अलावा ब्लैक मार्केटिंग वगैरह भी नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि आप उधर से खरीद लिया इधर आप ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हो, ऐसा नहीं। ओके, फिर देखो, फिर क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है, व्हाई इज स्टाफिंग कंसिडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। स्टाफिंग को देखो कितने फंक्शन है मैनेजमेंट के, 5 फंक्शन है। ये सुनो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ओके, अब व्हाई इज स्टाफिंग कंसिडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। स्टाफिंग को मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्यों किया बोला गया है, इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट एंड 3 रीजन। 3 रीजन बताना है। 3 रीजन क्या, बहुत रीजन है, ऐसा तो हमें बस 3 ही बताना है। ओके, तो स्टाफिंग, स्टाफ को लाना, स्टाफ को इम्प्रूव करना, बहुत सारे काम है स्टाफिंग का, ये सुनो। तो स्टाफिंग इज कंसिडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। नंबर 1, इट हेल्प्स इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल फॉर वेरियस जॉब। ये डिस्कवर करता है, ये लेके आता है कि जिस जैसा लोग चाहिए, जिस समय पे सही पर्सन को लाना, सही जगह बैठाना, है कि नहीं, किसका काम है, ये स्टाफिंग का ही काम है। तो स्टाफिंग हेल्प्स इन डिस्कवरिंग, ढूंढने में हेल्प करता है स्टाफिंग, है कि नहीं, रिक्रूटमेंट के जरिए, सिलेक्शन के जरिए। पहले रिक्रूटमेंट होगा, है कि नहीं, फिर सिलेक्शन होगा कि 100 लोग हैं, 100 में से 5 सिलेक्ट होंगे जो कि बेस्ट है कि नहीं। एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल फॉर वेरियस जॉब, अलग अलग जॉब के लिए उनको चुना जाएगा। तो ये किसके मदद से होता है, स्टाफिंग की मदद से होता है। नंबर 2, इट रिजल्ट्स इन इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस इंप्रूव करना किसका काम है, स्टाफिंग का। क्यों, कैसे, बाय पुटिंग राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। अब मान लो जो पर्सन अकाउंट्स बैकग्राउंड से है तो उसको अकाउंटेंट बनाया जाएगा, है कि नहीं, तो उसका परफॉर्मेंस इंक्रीज होता रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन का भी ग्रोथ होगा, उसका भी मन लगा रहेगा काम करने में। अब एक मार्केटिंग वाले को आप अकाउंट में डाल दोगे तो नहीं होगा, ऐसा ना। अब कोई सेल बैकग्राउंड से, उसका एक्सपीरियंस सेल 3 साल या 5 साल का सेल्स में है कि नहीं, तो वो अच्छे से कर पाएगा ना, अच्छे से डील कर पाएगा कस्टमर के साथ, वो कन्विंस कर पाएगा कस्टमर को, ऐसा ना। तो ये काम किसका है, सही पर्सन को सही जगह पे बैठाना, स्टाफिंग का, है कि नहीं। दोनों इंटर रिलेटेड ही है पर अलग आप लिख सकते हो। फिर
नंबर थर्ड लिखते हैं हम लोग। थर्ड नंबर, इट एंश्योर द continuous survival and growth of an enterprise through the succession planning by managers to ensure the continuous survival and growth of an enterprise। ग्रोथ होता रहे, कंटिन्यूस सर्वाइव करता रहे, इससे ये किसका काम है? स्टाफिंग का। स्टाफ चाहिए तो रिक्रूटमेंट करो, सिलेक्शन करो, ये चलता ही रहता है। ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है और सिलेक्शन प्रोसेस है ना, ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में रोज चलता है। ओके, रोज मल्टीनेशनल कंपनी में, एमएनसीज वगैरह में, ये मल्टीनेशनल कंपनी वगैरह में रोज होता है रिक्रूटमेंट, रोज सिलेक्शन होता रहता है। ओके, लाइन लगा रहता है। to ensure the continuous survival and growth of an enterprise through the succession planning of by manager। तो मैनेजर का अच्छा प्लानिंग से क्या होता है कि मैनेजर प्लान करता है ना कि हाँ इतने लोग बैठाते हैं हम अकाउंट डिपार्टमेंट में, 5 लोग सेल्स में बैठाते हैं, हाँ, तो ये सब किसका काम है? मैनेजर का। प्लानिंग करते रहते हो। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन एनी 3 पॉइंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो ये आ सकता है डायरेक्टिंग फंक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन। ओके, 3 पॉइंट लिखना है इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन का। तो आंसर नंबर 7। ओके, ये तो हो गया। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो। नंबर 1, डायरेक्ट, इनिशिएट्स एक्शन। एक्शन लेना है कि नहीं? प्लानिंग तो हो चुका है, प्लान बन चुका है, लेकिन अब उसका काम है एक्शन लेना है। ये समझ। ओके, अगर आपको कोई भी डिटेल में समझना है, मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको डिटेल में समझना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, आप जाके, आपने तो एक काम करो, आप प्लेलिस्ट में जाके बिजनेस स्टडीज़ ओपन करो। ओके, बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12 आपको मिल जाएंगे। ये सब सारा चीज़ डिटेल में समझाया हुआ है। ओनली एंड ओनली इट्स कॉमर्स टिप्स। तो इनिशिएट एक्शन, डायरेक्टिंग हेल्प्स टू इनिशिएट एक्शन बाय पीपल इन द organization towards the attainment of desired objectives। That is, if a supervisor guides his subordinate and clarifies their, clarifies है, okay, CLARIFIES, okay, clarifies their doubts in performing a task, it will help workers to achieve work target given to them। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? इनिशिएट एक्शन। इनिशिएट में एक्शन मतलब एक्शन लेना। प्लानिंग हो चुका, अब एक्शन लेना जरूरी है। ओके, अब मतलब आप बोल सकते हो कि अब जो काम अब शुरू करना जरूरी हो गया। मेन काम यही है। अब बैठे रहने से, प्लानिंग करके कागज मतलब पेपर पर लिख दिए हैं प्लानिंग और देखते रहने से नहीं होगा। अब एक्शन लेने का टाइम आ चुका है।
तो डायरेक्टिंग हेल्प टू इनिशिएट एक्शन बाय पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। जो भी ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का उसको पूरा करने के लिए एक्शन लेना जरूरी है। इफ ए सुपरवाइजर गाइड इज सबऑर्डिनेट, जब सुपरवाइजर अपने जूनियर को, सबऑर्डिनेट मीन्स जूनियर को गाइड करेगा तो जो भी उसके डाउट है सब क्लियर हो जाएंगे और वो हेल्प करेगा। ओके, और इससे बहुत हेल्प होगा जूनियर्स को, ओके, कि वो अचीव कर सके वो अपना टारगेट। वही लिखा हुआ है। नंबर सेकेंड, integrates employees efforts. So directing integrates employees effort in the organization in such a way that every individual effort contributes to the attainment of organizational objectives। देखो क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेट एम्प्लॉइज एफोर्ट, हर एक एम्प्लॉई, हर एक इंडिविजुअल का एफोर्ट उसको एक साथ ले आना। ओके, हर एक एम्प्लॉई अगर सिंगल डायरेक्शन में काम करेगा, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेगा, ओके, तो ये सब किसका काम है, ये सब बोलना किसका काम है, ये लीडरशिप वाला काम किसका है, डायरेक्टर का है। एक डायरेक्टर क्या करता है, डायरेक्टिंग करता है, ओके, मोटिवेट करता है। तो ये सारा काम डायरेक्टिंग इंटीग्रेट एम्प्लॉइज एफोर्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन इन सच ए वे, वो इस तरीके से करता है कि दैट एवरी इंडिविजुअल एफोर्ट्स कंट्रीब्यूट टू द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल का जो एफोर्ट लग रहा है वो काम आए ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। ओके, तो ये है दूसरा, नंबर थर्ड, इम्प्रूव एफिशिएंसी। ये सब 3 मार्क्स का है। ओके, 2 नंबर का 4 आएगा, 3 नंबर का 4 आएगा, 5 नंबर का 4 आएगा। डायरेक्टिंग guides employees to fully realize their potential and capabilities by motivating and providing effective leadership। अब देखो, improve efficiency, डायरेक्टिंग गाइड एम्प्लॉइज टू फुल्ली रियलाइज देयर पोटेंशियल, हेल्प करता है लीडरशिप वाला क्वालिटी कि आप कर सकते हो, आप में वो पोटेंशियल है, आप करो। ये विश्वास दिलाने का काम किसका है, ये विश्वास दिलाने का काम डायरेक्टर का है। ओके, लीडरशिप का है, तो उसी को डायरेक्टिंग बोला। एंड कैपेबिलिटी बाय मोटिवेटिंग एंड प्रोवाइडिंग इफेक्टिव लीडरशिप, मोटिवेट करना कि आप उनका एफिशिएंसी बढ़ेगा ना, एम्प्लॉय का एफिशिएंसी और इंक्रीज होगा कि आप कर सकते हो, करो, वो एक ही काम को करते रहेंगे तो बस उनका एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। तो ये सब फंक्शन है डायरेक्टिंग का। ओके, चलो नेक्स्ट, स्टेट एनी 3 प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का प्रोटेक्टिव फंक्शन, तो ध्यान रखना फंक्शन नहीं लिख देना, आप प्रोटेक्टिव फंक्शन लिखना होगा आपको। चलो नंबर 8, आंसर 8। हो गया, ये तो हो गया। आप ऐसे लिखोगे तो आपको एग्जाम में पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे। जो तो नहीं लिखना है, तो इधर उधर की बातें नहीं करनी है। एग्जामिनर पढ़ेगा तो फिर वो समझ जाता है कि यार ये तो कुछ भी लिख दिया है। ओके, अब थोड़ा हिसाब से लिखो, कनेक्शन बैठा के लिखो कि जो पूछा जा रहा है वही लिख दो, थोड़ा हो जाएगा। ये नहीं होता है कि पेज भर दिए तो मार्क्स मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ओके, चलो तो क्या है नेक्स्ट आपका
स्टेटरी प्रोटेक्टिव फंक्शन, प्रोटेक्टिव फंक्शन चलो नंबर 1 सीधा मैं लिखता हूँ फंक्शन नंबर 1, कंट्रोलिंग इनसाइडर ट्रेडिंग, controlling insider trading and imposing penalties for such practices। इनसाइडर ट्रेडिंग को कंट्रोल करके रखना, अगर वो लोग कुछ गलत करते तो पेनल्टी वगैरह लगाना है कि नहीं, प्रोटेक्ट करके रखना। मान लो आप, मैं इसका क्वेश्चन का मतलब बताता हूँ, मान लो आपने 1 लाख रुपया लगाया स्टॉक मार्केट में, कल को गायब हो गया तो, है कि नहीं, तो ऐसा नहीं होता है। हाँ, मैं बस ऐसे ही जस्ट एज्यूम करो, तो प्रोटेक्ट करके रखना किसके, कस्टमर के, इन्वेस्टर के जो कैपिटल है, जो इन्वेस्ट किया है उसने, इन्वेस्टर ने, उसको प्रोटेक्ट करके रखना, नहीं तो फिर विश्वास उठ जाएगा ना, है कि नहीं। अब मान लो किसी कंपनी पे, XYZ कंपनी पे आपने इन्वेस्ट किया और वो गायब वहाँ से पैसा, तो ऐसा नहीं होता है। ओके, ऐसा होता नहीं है। तो क्यों नहीं होता है, क्योंकि प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, प्रोटेक्टिव फंक्शन है सेबी का। ओके, तो सेबी का प्रोटेक्टिव फंक्शन में ये सब ही आता है। ओके, फिर कंट्रोलिंग इनसाइडर ट्रेडिंग, तो इनसाइडर ट्रेडिंग को कंट्रोल करके रखता है, अंदर ही अंदर कुछ अलग ट्रेडिंग ना हो जाए। एंड इम्पोजिंग पेनल्टी ऑफ फॉर सच प्रैक्टिस, अगर कुछ हो तो पेनल्टी लगाया जाए। नंबर 2, प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। ओके, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ये लिख सकते हो, कुछ फ्रॉड वगैरह ना हो जाए। फिर आप लिख सकते हो promotion of fair practice and code of conduct in security market। ओके, तो प्रमोशन ऑफ फेयर प्रैक्टिस, सही तरीके से, ओके, ईमानदारी से काम हो, और जो भी कोड ऑफ कंडक्ट है वो फॉलो हो सिक्योरिटी मार्केट में। ओके, तो आप ये 3 आराम से लिख सकते हो, 3 नंबर मिल जाएगा। देखो एक और बात, एक और ज्ञान की बात, ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है चैप्टर, ओके, चैप्टर नंबर आप बोल सकते हो 9, चैप्टर 9 जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है और चैप्टर 10 जो फाइनेंशियल मार्केट है, ये 2 चैप्टर खासकर आप इधर उधर की बातें नहीं लिखना, रिक्वेस्ट है आपसे। ओके, जैसा बोला गया है 3 नंबर का पॉइंट, 3 नंबर का है, आप 3 नंबर लिख दिया, आपको लग रहा है कि इतना छोटा सा लिख दिया और नहीं मिलेगा नंबर, मिल जाएगा। ओके, इधर उधर की बातें एकदम भी नहीं लिखना है। ओके, खासकर फाइनेंशियल मार्केट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, बाकी में भी नहीं लिखना है, बाकी में भी कोशिश करना है नहीं ही लिखें, पर इसमें तो नहीं ही लिखना ये दोनों चैप्टर का। कोई भी क्वेश्चन आएगा ये दोनों चैप्टर से, मान लो आपसे पूछा गया कि स्टॉक एक्सचेंज का फंक्शन क्या है, ओके, ये सब क्वेश्चन है, कॉमर्शियल पेपर क्या है, कॉल मनी क्या है, स्टॉक एक्सचेंज का फंक्शन क्या है, तो एकदम प्रॉपर जो पूछा गया 3 नंबर का है या 2 नंबर का है, 2 पॉइंट लिख दिया, आगे बढ़ते चलो, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी है। आपके पास 3 घंटा नहीं है, आपके पास 3 आवर्स नहीं है, आपके पास 2 आवर्स है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ से 5 मार्क्स का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। एक्सप्लेन द 5 राइट्स ऑफ ए कंज्यूमर अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो ये 2019 वाला आने वाला है। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, देखते हैं इसमें आंसर क्या लिखना है। 5 राइट्स। नंबर 1, राइट टू सेफ्टी। तो सेफ्टी किसके लिए? कंज्यूमर के लिए। तो आप ये लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू दिस राइट कंज्यूमर हैज़ अ राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विस विच आर हैजर्डियस टू लाइफ।
जो लाइफ के लिए खतरा हो, हेल्थ के लिए खतरा हो, प्रॉपर्टी के लिए उसका खतरा हो। ओके, तो राइट टू सेफ्टी इज इंपॉर्टेंट फॉर सेफ एंड सिक्योर लाइफ। एक सेफ और सिक्योर लाइफ के लिए राइट टू सेफ्टी कंज्यूमर को चाहिए, है कि नहीं। अब मान लो आप कोई मान लो आयरन स्टील लेके आए, ओके, और वो आपका ठीक से काम नहीं कर रहा है, आपको करंट लग गया, ये सब ना, तो वो तो दिक्कत है, ये सब ना, तो उसका लाइफ के लिए दिक्कत है, उसका हेल्थ के लिए दिक्कत है, ये सब ना। तो राइट टू सेफ्टी पहला राइट है कंज्यूमर का। राइट टू बी इन्फॉर्म, कंज्यूमर को हर बात पता रहना चाहिए, है कि नहीं, जो भी प्रोडक्ट है कि नहीं। तो अकॉर्डिंग टू दिस राइट कंज्यूमर हैज़ ए राइट टू हैव ए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट है ही इंटेंड्स टू बाय, जो खरीदना चाहता है, जैसे इंग्रेडिएंट क्या मिले हुए हैं, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, प्राइस, क्वांटिटी, डायरेक्शन फॉर यूज़, कैसे यूज किया जाता है। देखते होगे आप कभी कभी कोई भी चीज़ मतलब मान लो फ़ोन ही है, तो कैसे यूज करना है, या कोई अलग ही प्रोडक्ट है, उसमें एक पैम्पलेट आता है छोटा सा, है कि नहीं, कैसे कैसे यूज करना सब लिखा जाता है, ये सब। तो ये है दूसरा राइट। राइट टू सेफ्टी पहला हो गया कंज्यूमर के सेफ्टी के लिए, है कि नहीं, कंज्यूमर के प्रॉपर्टी के सेफ्टी के लिए, कंज्यूमर के हेल्थ के सेफ्टी के लिए। फिर राइट टू इन्फॉर्म, सब कुछ पता रहना चाहिए कंज्यूमर। राइट टू चूज़, कंज्यूमर का हक है कि वो अलग अलग वैरायटी ऑफ गुड्स में से कुछ एक अच्छा चूज़ करे, वो फोर्सफुल्ली कोई शॉपकीपर नहीं रह सकता है, ओके, कि आप यही खरीदो, उसका मन, उसका राइट है, उसका हक है, उसका अधिकार है, ये सुनो, राइट का मतलब अधिकार। तो अकॉर्डिंग टू दिस राइट एवरी कंज्यूमर हैज़ द राइट टू चूज़ फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ गुड्स। बहुत सारे वैरायटी रहते हैं, उसमें से वो कौन सा चूज़ करेगा वो उसकी मर्जी है, ये सुनो। फिर नंबर 4 राइट टू बी हर्ड मीन्स, राइट टू बी हर्ड मतलब अगर मान लो कोई कंप्लेन, मतलब का कोई गुड्स खराब है, ओके, तो अगर कंप्लेन की जा रही है कंज्यूमर कोर्ट पे, तो उसकी सुनवाई होगी, उसी को बोलते हैं राइट टू बी हर्ड, कि उसकी सुनवाई होगी, उसको सुना जाएगा, जो कंज्यूमर है कि नहीं, उसको सुना जाएगा कि हाँ अकॉर्डिंग टू दिस राइट कंज्यूमर हैज़ राइट टू फाइल ए कंप्लेन, कंज्यूमर का हक है कंप्लेन करना अगर कुछ भी दिक्कत आता है कोई प्रोडक्ट में या सर्विस में, एंड टू बी हर्ड इन केस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन, और अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो उसको सुना जाएगा विथ ए गुड्स एंड सर्विस। अगर गुड्स एंड सर्विस से वो सेटिस्फाइड नहीं है तो उसको उसकी सुनवाई होगी, उसकी पेशकश होगी, उसकी पेशी होगी, ओके। इसे ही कहते हैं राइट टू बी हर्ड। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, अकॉर्डिंग टू दिस राइट कंज्यूमर हैज़ राइट टू एक्वायर नॉलेज एंड स्किल टू बी एन इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर। एक कंज्यूमर को हर चीज़ का नॉलेज, आजकल कितना मतलब डायनेमिक एनवायरनमेंट है कि नहीं, सब कुछ कितना बदल रहा है, और आजकल कंज्यूमर को हर चीज़ का नॉलेज है भी, ओके, और नहीं भी है तो देना जरूरी है। तो कंज्यूमर मस्ट नो द राइट एंड रिलीफ अवेलेबल टू हिम, क्या हक है उसका, क्या रिलीफ है, क्या रिलीफ मिल सकता है उसको, वो सब पता रहना जरूरी है। फॉल शॉर्ट्स इन हिज एक्सपेक्टेशन, ओके। तो आप ये लिख सकते हो, 5 मार्क्स का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस याद रखना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आने वाला है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, ओके। नेक्स्ट सब लिखा हुआ है, ओके, ताकि वीडियो थोड़ा जल्दी बन जाए। नंबर 10 ये केस स्टडी है। दीज डेज द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री इज ऑल्सो जज्ड बाई इट्स सिस्टम, ठीक है, अच्छी बात है, ऑफ ट्रांसफरिंग फाइनेंस फ्रॉम द सेक्टर वेयर इट इज़ इन द सरप्लस टू द सेक्टर वेयर इट इज़ नीडेड द मोस्ट। जिसके पास सरप्लस फंड है वहाँ से जिसको चाहिए वहाँ तक जाना, है कि नहीं। तो टू गिव स्ट्रेंथ टू द इकोनॉमी, इकोनॉमी को स्ट्रेंथ बनाने के लिए सेबी इज अंडरटेकिंग मेजर्स टू डेवलप द कैपिटल मार्केट। सेबी कुछ मतलब स्टेप ले रहा है ताकि कैपिटल मार्केट को डेवलप किया जा सके, ओके, जैसे स्टॉक मार्केट वगैरह कैपिटल मार्केट में आता है, ओके। समझ में आ रहा है ना कि दीज डेज आजकल द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री इज ऑल्सो जज, डेवलपमेंट किस तरीके से जज किया जाता है डेवलपमेंट हमारे कंट्री का, बाय इट्स सिस्टम ऑफ ट्रांसफरिंग फाइनेंस फ्रॉम द सेक्टर, कौन से सेक्टर से, फ्रॉम इन वेयर इट इज इन सरप्लस, सरप्लस से में है जो सेक्टर, जो सेक्टर सरप्लस में जा रहा है, अच्छा जा रहा है, जिसके पास एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, टू द सेक्टर वेयर इट इज नीडेड, और जिसके पास नहीं है, ओके, वहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर देना, कि जिसके पास एक्स्ट्रा है उसके, अगर इसके पास ये एक्स्ट्रा है तो ये जिसको चाहिए उसको दे देना, है कि नहीं। तो ताकि ये इन्वेस्ट कर सके, किसी के पास सरप्लस पड़ा रहेगा उससे अच्छा वो दूसरे को, वो किसी और को मिल जाएगा तो वहाँ से इन्वेस्ट करेगा, ये सब। टू गिव स्ट्रेंथ टू द इकोनॉमी सेबी इज अंडरटेकिंग मेजर्स टू डेवलप द कैपिटल मार्केट। इन एडिशन टू दिस देयर इज अनदर मार्केट, एक और मार्केट है कैपिटल मार्केट के अलावा, इन विच अनसिक्योर्ड एंड शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट आर एक्टिवली ट्रेडेड एवरी डे। तो जैसे ही आप ये देखोगे अनसिक्योर्ड और शॉर्ट टर्म डेब्ट, तो आपको कैपिटल मार्केट के अलावा कौन सा है, मनी मार्केट है कि नहीं,
मनी मार्केट है। ओके, डीज मार्केट टुगेदर हेल्प द सेवर एंड इन्वेस्टर, सेवर और इन्वेस्टर दोनों को हेल्प करता है। ये सर हम लोग फाइनेंशियल मार्केट पर हैं, तो सेवर के पास एक्स्ट्रा सरप्लस मनी है तो बैंक में या फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करेगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, तो जो इन्वेस्टर होगा वो लेगा लोन और इन्वेस्ट करेगा। ये सर, तो इसीलिए ये लाइन लिखा गया है, वेयर इट इज़ इन सरप्लस टू द सेक्टर वेयर इट इज़ नीडेड, सरप्लस से जिसको चाहिए उस वहाँ तक पहुँचाना। ओके, फिर आ क्या, दिस मार्केट टुगेदर हेल्प द सेवर इन्वेस्टर, दोनों को हेल्प करता है इन डायरेक्टिंग द अवेलेबल फंड इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, ताकि अवेलेबल जो फंड है वो अच्छे तरीके से इन्वेस्ट किया जा सके। तो नंबर ए, नेम द फंक्शन बीइंग परफॉर्म बाय द मार्केट इन द अबव केस, कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, पता चल रहा है ना, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, जिसके पास रिसोर्सेज ज़्यादा है, जिसके मान लो इसके पास रिसोर्सेज ज़्यादा है, सरप्लस फंड है, तो ये क्या करेगा, ये अगर इन्वेस्ट कर देगा, घर पे रखा रहेगा तो मोबिलाइज नहीं होगा, तो इन्वेस्ट कर देगा कहीं पे, तो जिसको चाहिए होगा, मान लो बैंक में ही रखा है कि नहीं, तो बैंक का नहीं, अभी हम लोग फाइनेंशियल मार्केट का पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल। ओके, तो मोबिलाइज सेविंग एंड चैनलाइज देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस, एलोकेशन ऑफ फंड, एलोकेशन फंक्शन, कि फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ सेविंग फ्रॉम सेवर टू इन्वेस्टर, जिसके पास सेविंग ज़्यादा है वो सेविंग से इन्वेस्टर तक पहुंच जाए। ओके, अगर मान लो किसी के पास सेविंग है 100 करोड़, ओके, तो वो इन्वेस्टर तक पहुंच जाए। ओके, फाइनेंशियल मार्केट में के थ्रू, फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू इट प्रोवाइड द चॉइस ऑफ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन टू सेवर, सेवर के लिए अलग अलग ऑप्शन आ जाता है, विच हेल्प देम टू इन्वेस्ट और चैनलाइज देयर सरप्लस फंड इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज, ताकि इन्वेस्ट करो या फिर कुछ ऐसा चैनलाइज करो अपने सरप्लस फंड को ताकि उसका प्रोडक्टिव यूज हो सके। ओके, तो ये आपको ऐसे समझ में आ गया होगा। ओके, ये कौन सा चैप्टर का है, फाइनेंशियल मार्केट वाले चैप्टर का है। फिर नंबर सेकेंड क्या दिया हुआ, नेम द मार्केट सेगमेंट अदर देन द कैपिटल मार्केट सेगमेंट इन विच अनसिक्योर्ड एंड शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट आर ट्रेडेड, तो कौन सा है, मनी मार्केट, मनी मार्केट इज द मार्केट सेगमेंट में अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट आर ट्रेडेड। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये वाला पार्ट बहुत समझना जरूरी है, क्योंकि ये वाला पार्ट यहीं से आ रहा है, यहाँ से, कि द सिस्टम ऑफ ट्रांसफरिंग सेक्टर वेयर इट इज सरप्लस टू द सेक्टर वेयर इट इज नीडेड द मोस्ट, कि क्या होता है, आप देखे होंगे, मैं आपको बताता हूँ एक बार समझा, तो ये समझाना बहुत जरूरी है समझना। ओके, ये देखो, ये आपको देखो, ये देखने से पता चलेगा, फाइनेंशियल मार्केट, हाउस होल्ड कैन बाय सिक्योरिटी फ्रॉम द फाइनेंशियल मार्केट टू प्रोड्यूस फंड टू द बिजनेस फंड, क्या है, हाउस होल्ड है। ओके, किसी के पास एक्स्ट्रा सरप्लस फंड है, ये सर, तो फाइनेंशियल मार्केट, बैंक नहीं, बैंक को छोड़ो, ये तो पता है कि जिसके पास सरप्लस फंड होता है वो बैंक में रखता है, लेकिन बैंक को अभी नहीं पढ़ना है, बैंक हम पढ़ चुके हैं, बट इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है फाइनेंशियल मार्केट। तो हाउस होल्ड क्या करता है, फाइनेंशियल मार्केट में रखता है, और जिसको चाहिए होता है वो फर्म वो वहाँ से लेके अपना लोन या डेब्ट के तौर पे लेके अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, इन्वेस्ट करता है, ये सर ना, फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू। ओके, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो, फाइनेंशियल फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट क्या है, फाइनेंशियल मार्केट इज ए मार्केट फॉर द क्रिएटिंग एंड एक्सचेंजिंग द फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल एसेट को क्रिएट करना और एक्सचेंज करना, जिसके पास सरप्लस है वहाँ से जिसको चाहिए वहाँ तक पहुँचाना। किसी के पास सरप्लस है, किसी के पास बहुत पैसा है, ओके, और किसी के पास पैसा नहीं है लेकिन वो इन्वेस्ट करना चाहता है, ओके, तो वहाँ तक पहुँचाना। ओके, तो फाइनेंशियल मार्केट मोबिलाइज सेविंग एंड चैनलाइजेज देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस, एलोकेटिव फंक्शन। फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटेट्स द ट्रांसफर ऑफ सेविंग फ्रॉम सेवर टू इन्वेस्टर, ट्रांसफर करना सेवर से लेके इन्वेस्टर तक। सेवर है, सेवर से इन्वेस्टर तक कैसे पहुंचेगा, जब वो पैसा निकलेगा बाहर। इट प्रोवाइड द चॉइस ऑफ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है टू सेवर के लिए, विच हेल्प देम टू इन्वेस्ट, या तो इन्वेस्ट करो और चैनलाइज देयर सरप्लस फंड इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। ओके, तो ये हो गया, और इसके बाद आपका दिया हुआ है ऑल्सो गिव एनी 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू मतलब मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का डिफरेंस। ओके, तो ये आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, बहुत ही आसान है, ये सीधा साधा क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट मांग रहा है ये। ओके, तो आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। ओके, इसका आंसर नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। वेरियस स्टेप, स्टाफिंग प्रोसेस बोल रहा है। ओके, तो स्टाफिंग प्रोसेस
मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, मैंने बस पॉइंट लिख दिया है। पूरा का पूरा स्टाफिंग का वीडियो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। आप प्लेलिस्ट में जाना, बिजनेस स्टडीज क्लास 12 स्टाफिंग चैप्टर में जाना, प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग लिखा हुआ है। ओके, आप आराम से इसको देख सकते हो। वैसे स्टाफिंग का प्रोसेस है क्या क्या, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, वो कैसे एस्टिमेट किया जाएगा, वर्कलोड एनालिसिस और वर्कफोर्स एनालिसिस से वर्कलोड कितना काम है, वर्कफोर्स कितने लोग और चाहिए, कितने लोग और चाहिए, ये सब ना। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग और कंपेंसेशन। ओके, तो पूरा का पूरा आपका मिल जाएगा अच्छे से प्लेलिस्ट में, बिजनेस स्टडीज क्लास 12। तो यहाँ अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप देख सकते हो। और हाँ, आपको ये पॉइंट ऐसे नहीं लिखना है, आपको ये पॉइंट लिख के आपको डिस्क्राइब भी करना है, जो कि मैंने करवाया हुआ है वीडियो में। ओके, जो कि मैंने वीडियो में अच्छे से नोट्स बनवाया हुआ है। ओके, आप वो आंसर आराम से लिख सकते हो। ओके, चलो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टाफिंग प्रोसेस। नेक्स्ट, नंबर 12 एंड द लास्ट क्वेश्चन, ए बिजनेस दैट डजंट ग्रो डाइज। जो बिजनेस ग्रो नहीं करता है वो मर जाता है। सेम मिस्टर रॉय ने कहा, द ओनर ऑफ रॉय मार्बल लिमिटेड विथ ग्लोरियस 36 months ऑफ इट्स ग्रैंड सक्सेस, ठीक है, हैविंग ए कैपिटल बेस ऑफ 80 crore। विद इन अ शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम द कंपनी कुड जनरेट कैश फ्लो which not only cover fixed cash payment obligation but also create sufficient buffer। चलो, बहुत ज़्यादा कंपनी चल रही है अच्छी। The company is on the growth path and a new breed of consumer is eager to buy the Italian marble। अब इटालियन मार्बल खरीदना चाह रहा है, sold by रॉय मार्बल। ओके, and a new breed of consumer is eager to buy। अच्छा, खरीदना चाहता है द इटालियन मार्बल सोल्ड बाय रॉय मार्बल, जो रॉय मार्बल सोल्ड करेगी लिमिटेड, रॉय मार्बल लिमिटेड। ओके, फिर टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड मिस्टर रॉय डिसाइडेड टू एक्सपांड हिज बिजनेस। अब वो बिजनेस एक्सपांड करने का सोच रहा है, डिमांड हो रहा है ना उसका, बाय एक्वायरिंग ए माइन, एक माइन करेगा, माइनिंग करेगा। दिस रिक्वायर्ड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 120 करोड़, 120 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगेगा उसके लिए। ओके, डिमांड बढ़ रहा है उसका अब, ये सर इटालियन मार्बल का। टू सीक एडवाइस इन दिस मैटर ही कॉल्ड हिज फाइनेंशियल एडवाइजर मिस्टर सेठ। अब इसके लिए वो फाइनेंशियल एडवाइजर को बुलाया, मिस्टर सेठ, हु एडवाइज्ड हिम अबाउट द जुडिशियस मिक्स ऑफ इक्विटी एंड डेप्ट। ये डेप्ट है, ओके, इक्विटी एंड डेप्ट। ओके, इक्विटी 40% और डेप्ट आपका 60%। वो बोला कि इक्विटी 40% लो और डेप्ट 60% ले लो। एक सेकेंड, हाँ, डेप्ट है 60% डेप्ट ले लो। ओके, मिस्टर सेठ ऑल्सो सजेस्ट हिम टू टेक लोन फ्रॉम ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल लोन ले लो एज द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लो। ठीक है, कम पैसा लगता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेने में। थ्रू दिस विल इंक्रीज द फाइनेंशियल रिस्क, बट फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज होगा बट विल ऑल्सो रेज द रिटर्न टू इक्विटी शेयर होल्डर। लेकिन हम लोग रिटर्न भी दे सकेंगे इक्विटी शेयर होल्डर। He also appraised him that issue of debt will not dilute the control of equity shareholder। और उसको बोला कि जब हम लोग डेट इशू ऑफ डेप्ट हम इशू करेंगे विल नॉट डायल्यूट द कंट्रोल, तो कंट्रोल नहीं ले पाएगा शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर। एट द सेम टाइम द इंटरेस्ट ऑन लोन इज ए टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंसेस, और इंटरेस्ट ऑन लोन भी टैक्स डिडक्टेबल है, कोई दिक्कत ही नहीं है फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन विथ मिस्टर सेठ, मिस्टर रॉय डिसाइडेड टू रेज फंड फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो आफ्टर बातचीत करने के बाद मिस्टर सेठ के साथ मिस्टर रॉय ने डिसाइड किया कि अब वो फंड रेज करेगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। तो नंबर ए, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज एडवाइज बाय मिस्टर सेठ इन द अबव सिचुएशन। तो ये जो आधा इक्विटी आधा डेप्ट ये लेने का किया है, ओके, सेठ ने बताया, तो ये क्या बता रहा है, आइडेंटिफाई हम क्या हो रही है, ये कैपिटल स्ट्रक्चर है ये। ओके, डेप्ट और इक्विटी जहाँ आ गया ये कैपिटल स्ट्रक्चर है, कैपिटल के स्ट्रक्चर बता रहा है कि एक काम करो, तुम डेप्ट ले लो 60% और इक्विटी ले लो 40%। मतलब डेप्ट मतलब लोन और इक्विटी मतलब अपना पैसा, सेविंग, रिटेन अर्निंग आप बोल सकते हो। तो इट रेफर्स टू, पहला का आंसर होगा ए का कैपिटल स्ट्रक्चर। इट रेफर्स टू प्रोपोर्शन ऑफ डेप्ट एंड इक्विटी, कितना प्रोपोर्शन आप डेप्ट लेने वाले हो, किस रेशियो में इक्विटी लेने वाले हो, यूज फॉर फाइनेंसिंग द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, ताकि आप बिजनेस चला सको। ओके, तो इसमें ये बोला गया है। तो ये 1 नंबर मिल जाएगा आपको। और रहा 4 नंबर का बाद,
तो यहाँ पे वही लिखा हुआ, स्टेट द 4 फैक्टर अफेक्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडेंटिफाइड इन पार्ट ए अबव विच द हैज़ बीन डिस्कस्ड बिटवीन मिस्टर रो एंड मिस्टर सेठ। तो क्या क्या डिस्कस हुआ है? नंबर 1 टैक्स रेट, कि इंटरेस्ट पेड ऑन डेब्ट इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंसेस। जो भी इंटरेस्ट पे किया जाएगा, जो भी डेब्ट लिया जाएगा, उसका जो इंटरेस्ट होगा वो एक्सपेंसेस के तौर पर ट्रीट किया जाता है। एंड हेल्प इन रिड्यूसिंग टैक्सेबल इनकम, और टैक्सेबल इनकम रिड्यूस होता है ऑफ द कंपनी। वेयर एज डिविडेंड इज पेड आउट ऑफ अर्निंग अवेलेबल आफ्टर टैक्स, टैक्स के बाद जो बचता है उसी का डिविडेंड पे किया जाता है। सिंस इंटरेस्ट इज डिडक्टेबल एक्सपेंसेस, डेब्ट इज प्रीफर्ड इन केस ऑफ हायर टैक्स। और डेब्ट, इंटरेस्ट डिडक्टेबल एक्सपेंसेस है, और डेब्ट कब प्रीफर किया जाता है? जब टैक्स, डेब्ट इज प्रीफर्ड इन केस ऑफ हायर टैक्स रेट। हाउएवर इफ द टैक्स रेट इज लोअर देन इक्विटी इज प्रीफर्ड। अगर टैक्स रेट लोअर होता है तो इक्विटी ही प्रीफर करते हैं हम लोग। नंबर 2 क्या है? कंट्रोल। तो इशू ऑफ डेब्ट डज नॉट डायल्यूट द कंट्रोल ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। डेब्ट इशू करने पे कंट्रोल खत्म नहीं होगा इक्विटी शेयर होल्डर का। सो इफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर वांट टू रिटेन इफेक्टिव कंट्रोल, अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपना कंट्रोल बनाए रखना चाहता है, देन मोर डेब्ट शुड बी यूज्ड। ऑन द अदर हैंड, ए पब्लिक इशू ऑफ इक्विटी विल रिड्यूस द कंट्रोल ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। ओके, तो मतलब पब्लिक इशू ऑफ इक्विटी विल रिड्यूस, पब्लिक अगर इशू करेगी ऑफ इक्विटी विल रिड्यूस द कंट्रोल ऑफ इक्विटी शेयर, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर पहले से है उसका रिड्यूस रहेगा ना, और बढ़ते रहेगा इक्विटी। क्या होगा? अब पब्लिक इशू करेगी तो पब्लिक खरीदेगी, तो और ज़्यादा पब्लिक मतलब और ज़्यादा शेयर होल्डर हो जाएंगे, लेकिन तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर उनका क्या हो जाएगा? कंट्रोल थोड़ा कम हो जाएगा। नंबर 3 फ्लोटेशन कॉस्ट। अब फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है? फ्लोटेशन कॉस्ट रेफर्स टू द कॉस्ट इन्वॉल्व इन इशू ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी इशू करने के टाइम में जो खर्चा आता है उसी को बोला जाता है फ्लोटेशन कॉस्ट। जैसे कि अंडरराइटिंग का खर्चा, कमीशन, ब्रोकरेज, स्टाम्प ड्यूटी, लिस्टिंग चार्ज। ओके, स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्ट कराया जाता है, लिस्टिंग कराया जाता है कंपनी, उसका चार्ज। नंबर 4 कैश फ्लो पोजीशन। इन केस कैश शॉर्टेज इज एक्सपेक्टेड, अगर ये माना जा रहा है कि हाँ इस बार कैश शॉर्ट होने वाला है, ओके, तो देन द कंपनी शुड यूज मोर इक्विटी, तब कंपनी इक्विटी लेगी। ओके, दूसरे का पैसा से रिस्क नहीं लेगी, दूसरे का पैसा से रिस्क हो जाता है तो इक्विटी लेगी। ऑन द अदर हैंड, इफ द कंपनी एंजॉय स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो पोजीशन, अगर कंपनी का कैश फ्लो पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसको पता है कि पैसा आने वाला है, इट कैन रेज डेब्ट, तो वो लोन ले सकती है। तो उसको विश्वास है ना कि मेरा तो पैसा आएगा, मैं तो चुका दूंगा, है कि नहीं? एज इट इज इजिली मेड डेब्ट एप्लीकेशन। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि टर्म 2 आपका 12th का आ सकता है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा का पूरा क्वेश्चन। आप अच्छे से देखो, अच्छे से अपना तैयारी करो टर्म 2 का। मिलते हैं इकोनॉमिक्स के सैम्पल पेपर के साथ, तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।